में इतने सारे स्टूडेंट्स नहीं, आज टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका 18th अमेंडमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन पॉलिसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, द फेमस 18th अमेंडमेंट। इसमें ही एनएफसी भी इसमें ही है, ठीक है। फिस्कल फेडरलिज्म भी हम इसी में ही पढ़ेंगे। देखिए, जो 18th अमेंडमेंट है उसको समझने से पहले आपको एट्थ अमेंडमेंट और 17th अमेंडमेंट समझनी होगी। 18th अमेंडमेंट समझने से पहले आपको 8th और 17th अमेंडमेंट समझनी होगी। 8th अमेंडमेंट आई थी जिया साहब के टाइम में, 1985 में उन्होंने 8th अमेंडमेंट दी। अब 8th अमेंडमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्टिकल 58 टू बी इनकॉर्पोरेट किया 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 58 टू बी का कभी नाम सुना होगा आपने। वो जो आर्टिकल 58 टू बी था, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया। अब आर्टिकल 58 टू बी या 8th अमेंडमेंट के थ्रू जो प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटस थी वो कम हो गई और वो प्रेसिडेंट का सबऑर्डिनेट बन गया। प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी नॉमिनेट कर सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी नॉमिनेट कर सकता है, गवर्नर्स को भी और जजेस को भी, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है। आल्सो आर्टिकल 58 टू बी आपका एड होता है। अब आर्टिकल 58 टू बी ने प्रेसिडेंट को एम्पावर किया कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, और जिया साहब ने ये आर्टिकल इन्वोक भी किया और मोहम्मद खान जुनेजो की जो गवर्नमेंट थी 1988 की, उसको उड़ा दिया। अब मैंने डेमोक्रेसी में मैंने आपको पढ़ाया था कि मेयर मिलिट्री इंटरवेंशन इज नॉट अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। सिर्फ मिलिट्री इंटरवेंशन डेमोक्रेसी को थ्रेट नहीं है। उन्होंने कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, वो थ्रेट है डेमोक्रेसी को। और ये सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 8th, खास करके आर्टिकल 58 टू बी। अब ये आर्टिकल, जो आर्टिकल 58 टू बी है या 8th अमेंडमेंट, अभी ध्यान से सुनना, ये रिवर्स किया गया था थ्रू 13th अमेंडमेंट, जो कि दी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, मियां साहब ने दी थी 13th अमेंडमेंट। और ये 8th अमेंडमेंट को रिवर्स किया गया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के पास वापस से पावर आ गई। तो आपको याद होगा कि अक्टूबर 1990 में मुशर्रफ साहब ने मार्शल लगाई थी, ठीक है। मुशर्रफ साहब आते हैं, मुशर्रफ साहब ने क्या किया, 17th अमेंडमेंट दी, ठीक है। 17th अमेंडमेंट ने 13th अमेंडमेंट को रिवर्स किया। आर्टिकल 58 टू बी वापस से ही कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्टोर हो गया, वापस से ही रिस्टोर हो गया। मुशर्रफ साहब के पास वापस से पावर आ गई आर्टिकल 58 टू बी की, ठीक है। मतलब आसान से लफ्जों में इस तरह से समझो कि ये पहले आती है 8th अमेंडमेंट, जिसमें आया आर्टिकल 58 टू बी। इसको रिवर्स किया 13th अमेंडमेंट ने। देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिवर्स होती है। 13th अमेंडमेंट ने रिवर्स किया। अब 13th अमेंडमेंट को रिवर्स किया 17th अमेंडमेंट ने, सही है। वापस से ही आर्टिकल 58 टू बी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। इस तरह से ये पावर गेम चली है। किस तरह से अमेंडमेंट प्रोसेस को हाईलाइट कर दूं, तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है ना उसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे फॉर एग्जांपल अभी 27th अमेंडमेंट आई, तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करवाने, अमेंडमेंट करनी है, तो यू नीड 2/3 मेजॉरिटी। ओके। अब कोई भी लॉ है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है,
तो उसको अगर आप रिवर्स कर सकते हो तो उसके लिए आपको एक और अमेंडमेंट लानी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल 8th अमेंडमेंट थी, ओके। अब इसको रिवर्स करना है, खत्म करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करनी है, तो सिंपल मेजॉरिटी से वो चेंजेस नहीं आएंगी। यू नीड 2/3 मेजॉरिटी इन दी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी जी, बोथ हाउसेस 2/3 मेजॉरिटी। उसके बाद जो है, क्योंकि आपका सेनेट से भी पास होता है ना, आपका सेनेट से भी वो पास होती है, तो वहां पे भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो साइन करता है, आपका वो अमेंडमेंट पास हो जाती है। अब 18th अमेंडमेंट किसके बारे में है? 18th अमेंडमेंट पास होती है 2010 में, एंड इट इज द लैंडमार्क डेवलपमेंट इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। ये 18th अमेंडमेंट किसके बारे में है? ये है आपका पावर डिवोल्यूशन के बारे में, कि भाई पावर डिवॉल्व करो, नीचे पावर आए प्रोविंसेस और लोकल गवर्नमेंट तक, मीनिंग फेडरल गवर्नमेंट से पावर लेके, या चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हो, पॉलिटिकल पावर्स हो, या फाइनेंशियल पावर्स हो, ये लेके प्रोविंसेस को देने हैं। फिर प्रोविंसेस ने लोकल गवर्नमेंट को देने हैं, मतलब प्रोविंशियल एटोनॉमी भी हो, प्रोविंशियल एटोनॉमी हो, फेडरलिज्म स्ट्रेंथन हो। फेडरलिज्म पढ़ा है मैंने आपको न्यू प्रोविंसेस में। डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन हो। 18th अमेंडमेंट ने कोई 100 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को चेंज किया, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को चेंज किया। कंकरेंट लिस्ट भी खत्म कर दी। अब ये कंकरेंट लिस्ट क्या है? कंकरेंट लिस्ट, ओके समझाता हूं। कंकरेंट लिस्ट, इसका आसान सा मतलब ये है कि वो सब्जेक्ट्स जिन पे फेडरल गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है, जिन पे फेडरल गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है। अब कंकरेंट लिस्ट को जब खत्म किया गया तो वो सब्जेक्ट्स या डिपार्टमेंट सारे आ गए, जैसे क्लाइमेट है, हेल्थ है, इस तरह के सारे आ गए प्रोविंस के पास। तो ये इन सब्जेक्ट्स पे अब सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही लॉज बनाएगी। जैसे एजुकेशन है, प्रोविंसेस के पास है, हेल्थ प्रोविंसेस के पास है, क्लाइमेट प्रोविंसेस के पास है। तो इसी तरह कंकरेंट लिस्ट को भी खत्म किया गया। पार्लियामेंट्री जो सुप्रीमेसी है उसको रिस्टोर किया गया। किस तरह? आर्टिकल 58(2)(b) को कॉन्स्टिट्यूशन से ही ओमिट किया गया, हटाओ उसको, और लोकल गवर्नमेंट को भी रीइंफोर्स किया गया कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी रीइंफोर्स हो। दिस अमेंडमेंट इज ऑल अबाउट द पावर डिविजन। एटीन्थ अमेंडमेंट ने लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेजिस्लेटिव कानून साजी जिसे आप कहते हो, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसको रीएलोकेट किया, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस फेडरल गवर्नमेंट के बीच में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बीच में ये भी चेंज हुए। पॉलिसी मेकर्स ने ये इस तरफ लिया कि 18th अमेंडमेंट एक डिसाइसिव स्टेप है, पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक जो गवर्नेंस है वो स्ट्रांग होगी। पाकिस्तान में जो रीजनल डाइवर्सिटी है, जैसे सिंध, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, तो वहां पे इंक्लूसिविटी भी होगी, फेडरलिज्म इंक्लूसिव होगी इस रीजनल डाइवर्सिटी में। 18th अमेंडमेंट की वजह से लार्ज सब्जेक्ट्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, क्रिमिनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, क्रिमिनल एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेडरल गवर्नमेंट से लेके प्रोविंसेस को दिए गए, कंकरेंट लिस्ट को खत्म करके।
अब ये जो सब्जेक्ट्स जो प्रोविंसेस के पास आए, तो इसके साथ प्रोविंसेस के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्रीज हुई, ये भी इंक्रीज हुई, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स उनको मिले, पावर तो आया, विथ पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आई। अब मेन फीचर्स क्या है 18th अमेंडमेंट के? द फर्स्ट वन इज, जो 17th अमेंडमेंट थी जो मुशर्रफ साहब ने दी थी, उसको रिपील किया गया। ठीक है, अब 17th अमेंडमेंट को रिपील किया गया विथ 18th अमेंडमेंट। ठीक है, जिसे 8th अमेंडमेंट थी उसको रिपील किया गया थ्रू 13th अमेंडमेंट, और 13th अमेंडमेंट को रिपील किया गया विथ 17th अमेंडमेंट, और 17th अमेंडमेंट को रिपील किया गया विथ 18th अमेंडमेंट। वैसे क्या मजाक बनाया हुआ है आपने? हाँ जी, वैसे क्या ही मजाक बनाया है हमने। एक अमेंडमेंट देते हैं कुछ टाइम के लिए, वो लॉ है, उसके बाद जो है वो फिर मजा नहीं आया, उसको चेंज करो, फिर अगेन वही अमेंडमेंट, फिर उसको भी चेंज करो। क्या मजाक बनाया हुआ है। इस तरह जो NWFP था उसका नेम चेंज करके KPK रखा गया। आर्टिकल 58(2)B जो प्रेसिडेंट को एम्पावर कर रहा था कि नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करे, उसको ओमिट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन से ओमिट करो। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पार्टी हेड को स्ट्रॉन्ग किया गया। अब इसका मैंने एग्जांपल दिया है आपको डेमोक्रेसी में कि पाकिस्तान में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कैसे होती है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था कि पार्टी हेड जो है वो किसी भी पार्टी मेंबर की मेंबरशिप खत्म कर सकता है, चाहे वो नेशनल असेंबली की हो या सेनेट की हो, अगर वो डिसेंट करता है या करती है। इसके बारे में मैंने बताया हुआ है डेमोक्रेसी में आपको, जिससे पाकिस्तान में जो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है। फिर है आपका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, CCI, इसको एम्पावर किया गया। अब ये CCI क्या है? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो प्राइमरी फंक्शन होता है कि जो डिस्प्यूट हो, अगर रिसोर्सेस के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर डिस्प्यूट, किसके बीच में डिस्प्यूट, किसके बीच में? फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के बीच में, या आपस का प्रोविंसेस में डिस्प्यूट हो, तो उसको रिजॉल्व करने में CCI का बड़ा रोल होता है। CCI, अब CCI में होता कौन है? CCI को चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर। जो CCI का स्ट्रक्चर है उसको चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर, और उसमें आपके चारों प्रोविंसेस के प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होते हैं। अब जैसे लास्ट ईयर सिंध में एक 6 केनाल का इशू आया था, 6 केनाल्स का, 6 केनाल्स वाला इशू आया था। ठीक है, सिंध प्रोटेस्ट कर रहा था पंजाब के अगेंस्ट, फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उस इशू को किसने रिजॉल्व किया? CCI ने ही रिजॉल्व किया कि ऐसा कोई केनाल नहीं बन रहा, आप परेशान ना हो। ओके, ताकि डिस्प्यूट ना हो प्रोविंसेस के बीच में या प्रोविंसेस का फेडरल गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट ना हो। इस तरह से प्रोविंशियल एटोनॉमी इन फाइनेंशियल टर्म्स, ये इंश्योर करने के लिए कुछ मयस लिए गए। कौन से मयस? नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, NFC, या नेशनल फाइनेंस कमीशन, जे बनाई गई अंडर द आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आर्टिकल 160 है आपका, 160 ये डील करता है आपका NFC से। NFC का इस तरह से समझो, फॉर एग्जांपल जो मुल्क में टैक्सेस कलेक्ट होती हैं, ठीक है, वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। जैसे FBR है, कस्टम्स हैं, ये टैक्सेस
ये कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जितना भी रेवेन्यू बनता है वो फिर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, जो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है एनएफसी की बेसिस पे होती है। एनएफसी का अपना फार्मूला है, वो आगे आते हैं। इसी तरह से ही अगर किसी भी प्रोविंस से नेचुरल रिसोर्सेस निकल के आते हैं, जैसे ऑयल है, गैस है, तो सबसे पहले उस प्रोविंस का हक होगा, उसको शेयर देंगे। इवन जो फेडरल गवर्नमेंट उस पे एक्साइज या ड्यूटीज जो टैक्सेस लेगी, उसमें भी उस प्रोविंस का हक होगा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस वहां से निकल रहे हैं। जिसमें मैंने आपको बल्चिस्तान का एग्जांपल दिया था, सुयेस वाला। इसी तरह प्रोविंसेस को भी ये अथॉरिटी दी गई है कि वो डोमेस्टिक बैंक से भी लोन ले सकते हैं और इंटरनेशनल बैंक से भी लोन ले सकते हैं, लेकिन नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल अप्रूवल देगी उसके बाद ही। मतलब फॉर एग्जांपल ये पंजाब है, अब पंजाब को क्लाइमेट चेंज की या फ्लड्स की वजह से नुकसान हुआ है। पंजाब कहता है फेडरल गवर्नमेंट को हमें पैसे दें, फेडरल गवर्नमेंट कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का अप्रूवल लेती है, और किसी भी डोमेस्टिक बैंक को, या मतलब जैसे डोमेस्टिक बैंक होते हैं अभी बैंक वगैरह ये वाले, इनसे भी लोन ले सकती है, या इंटरनेशनल बैंक से भी वो लोन ले सकती है डिजास्टर रिलीफ के लिए। प्रोविंशियल एटोनॉमी, प्रोविंशियल एटोनॉमी कि प्रोविंस जो एटोनॉमस हो। प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उनको ग्रेटर एटोनॉमी दी गई है अंडर द 18th अमेंडमेंट। आपको पता है इस टाइम में पीएम से ज्यादा पावरफुल सीएम पंजाब है, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, पैसा। ठीक है, पीएम से ज्यादा पावरफुल हैं सीएम पंजाब, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी ज्यादा हैं, पैसा भी ज्यादा है। सही है। तो कंकरेंट लिस्ट जो है इसको एबॉलिश किया गया। अब कंकरेंट लिस्ट का मैंने बताया आपको कि वो सब्जेक्ट्स जिन पे, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, इन पे फेडरल गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती थी। अब कंकरेंट लिस्ट को जब ये खत्म किया गया तो ये सारे सारे सब्जेक्ट्स आ गए प्रोविंशियल डोमेन में, प्रोविंसेस के पास आ गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि प्रोविंसेस ज्यादा ऑटोनोमस हो गए। अब यहाँ पे एक अलग बहस है, क्या प्रोविंसेस में कैपेसिटी है इतनी, ये अलग बहस है। लेकिन प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं वो अब ज्यादा ऑटोनोमस
जी जी, मैं आ गया, सॉरी। हफ्सा, आप होस्ट बन गई, मुझे होस्ट बनाना है। मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करके, ठीक है, आपको आएगा ऑप्शन मेक होस्ट, तो होस्ट बना दें। हफ्सा अहमद, मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करें, मेक होस्ट का ऑप्शन आएगा। वाईफाई का मसला था, इस वजह से। थैंक यू। इसीलिए प्यारे पाकिस्तान में रहते हैं, हो जाता है। समझ आया यहां तक? मुझे जल्दी से बताओ, यहां तक समझ आया? जल्दी जल्दी बताओ मुझे। ओके, अब आते हैं पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ 18th अमेंडमेंट के। पॉलिटिकल इंपैक्ट्स क्या है? 18th अमेंडमेंट के पॉलिटिकल इंपैक्ट्स क्या है? फर्स्ट, नंबर वन, फर्स्ट पॉलिटिकल इंपैक्ट 18th अमेंडमेंट का ये है कि आर्टिकल 58(2) भी आपका एबॉलिश किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन से ही उसको एबॉलिश किया गया, जो कि प्रेसिडेंट को एम्पावर करता था कि नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करे और प्राइम मिनिस्टर को भी घर भेज दे, मतलब सैक कर दे उससे। जैसे जनरल जिया ने आर्टिकल 58(2) को इन्वोक करके मोहम्मद खान जिन्हें की गवर्नमेंट को ही खत्म कर दिया 1988 में। सिमिलरली, प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान का नाम सुना होगा आपने, प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान, उन्होंने भी आर्टिकल 58(2) इसको इन्वोक करके बेनजीर की गवर्नमेंट ही उड़ा दी थी 1990 में। आर्टिकल 58(2) को एबॉलिश, मतलब जब ये एबॉलिश होता है तो पाकिस्तान में ही जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था ना, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मतलब जब आर्टिकल 58(2) था तो पाकिस्तान में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, मतलब प्राइम मिनिस्टर भी था, प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर थी, तो पाकिस्तान में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, वो खत्म हुआ है अब। प्रेसिडेंट के जो पावर्स थे ना, पावर्स, वो उसको कर्टेल किया गया है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को या सोवेनिटी को वो इंश्योर किया गया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं नेशनल असेंबली को जब प्राइम मिनिस्टर खुद ना एडवाइस करें। खुद से प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकते नेशनल असेंबली को, जब प्राइम मिनिस्टर, जिसको आप लीडर ऑफ द हाउस कहते हैं, वो खुद ना एडवाइस करें। तो आर्टिकल 58(2) भी से जो फर्स्ट पॉलिटिकल इंपैक्ट है ये आया कि प्रेसिडेंट की पावर्स खत्म हो गई। सेकंड, सेकंड पॉलिटिकल इंपैक्ट इज 18th अमेंडमेंट का ये है कि जो रिलेशन है बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन पे इंपैक्ट है, इनके रिलेशंस पे, इनके रिलेशंस पे। ये पास्ट पेपर्स में भी क्वेश्चन आया है कि डिफाइन द सेंटर प्रोविंस या डिस्कस द सेंटर प्रोविंस रिलेशंस, सेंटर प्रोविंस, प्रोविंसेस रिलेशंस। पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया है, आई थिंक 2018 में आया है या 2017 में आया है। सेंटर प्रोविंस रिलेशन आप इसे कहते हैं, सेंटर मतलब फेडरल गवर्नमेंट। 18th अमेंडमेंट का सोल पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड डिविल्यूशन ऑफ पावर हो, ताकि पाकिस्तान में जो सेंट्रलाइजेशन थी ना, सेंट्रलाइजेशन, सेंटर पावर है, फेडरल गवर्नमेंट पावरफुल है, वो ना हो। हेल्थ जैसे सब्जेक्ट्स, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट जैसे सब्जेक्ट प्रोविंसेस को दिए गए, ताकि प्रोविंसेस की जो ग्रीवियंसेस थी ना, ग्रीवियंसेस क्या, पहले ये ग्रीवियंसेस थी, प्रोविंसेस कहते थे कि हमारे पास भाई कोई पावर ही नहीं है, ठीक है, सब कुछ फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, तो ये जो ग्रीवेंसेस थी वो खत्म हो। जैसे 18th अमेंडमेंट के पहले पाकिस्तान में देखो सेंट्रलाइजेशन थी, प्रोविंसेस यूज्ड टू अक्यूज फेडरल गवर्नमेंट
कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंसेस को ना शेयर देती है, सारे पावर फेडरल गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं, फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंसेस को एक्सप्लॉइट कर रही है। अब जैसे पावर डिवॉल्व हुआ, पाकिस्तान में जो फेडरल अरेंजमेंट थी, ठीक है, वो भी चेंज हुई। अब जो फेडरल अरेंजमेंट है वो इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव, ये प्रोविंसेस जो है ऑटोनॉमस है। इस इंक्लूसिविटी एंड डिविलेशन ऑफ पावर के की जो इफेक्टिवनेस है, इस पे आज भी क्वेश्चन मार्क है। ये जो हमने पावर्स ज्यादा दिए ना प्रोविंसेस को, इस पे आज भी क्वेश्चन मार्क है। क्यों? आपने प्रोविंसेस को पावर्स तो दे दिए, इतने सारे सब्जेक्ट्स दे दिए, क्या प्रोविंसेस के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो एजुकेशन को देख सके, क्लाइमेट को देख सके, हेल्थ को देख सके? या आपस में कोऑर्डिनेशन है प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट का, या प्रोविंसेस का आपस में कोऑर्डिनेशन है? ऑब्वियसली बात नहीं, नहीं। इसके बाद जो थर्ड पॉलिटिकल इंपैक्ट है कि सीसीआई, जिसका मैंने आपको बताया, इसको एम्पावर किया गया था कि अगर प्रोविंसेस के आपस में कोई इशू है या प्रोविंसेस का फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है ऑन रिसोर्सेस, वो रिजॉल्व हो। बेसिकली ये जो सीसीआई है ना, सीसीआई ये हाई लेवल फोरम है जहां पे फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस आपस में इश्यूज डिस्कस करते हैं और रिजॉल्व करते हैं। अब 18th अमेंडमेंट कहती है, 18th अमेंडमेंट कहती है कि सीसीआई को हर 3 मंथ्स में, हर 3 मंथ्स में, 3 मंथ्स में एक बार बुलाया जाएगा। इसका जो सेशन है एक बार बुलाया जाएगा। हर 3 मंथ्स बाद, यहां 3 मंथ्स में प्राइम मिनिस्टर और ये जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं बैठेंगे, ठीक है। सीसीआई मस्ट मीट आफ्टर 90 डेज, सही है। इसी तरह पार्टी पॉलिटिक्स पे क्या फर्क पड़ा है, कोलिशन डायनामिक्स पे क्या फर्क पड़ा है, ठीक है। पार्टीशन मतलब जो पार्टी पॉलिटिक्स होती है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, उस पे क्या फर्क पड़ा है 18th अमेंडमेंट का। हिस्टोरिकली देखा जाए तो पाकिस्तान में जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं, जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं, या तो मिलिट्री डिक्टेटर्स ने दी हैं, ठीक है, या तो मिलिट्री डिक्टेटर्स से दी हैं, जैसे 8th है, 17th है, ऐसा ही है ना। या जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो आई हैं लॉयल्टी टू पॉलिटिकल पार्टी, इसकी बेसिस पे आई हैं, या लॉयल्टी टू द आइडियोलॉजी, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना बस, ठीक है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना विदाउट क्रिटिकली एवेल्युएटिंग इट्स एक्शन और पॉलिसीज, कि भाई जो वो लीडर है उस पॉलिटिकल पार्टी का ये अमेंडमेंट क्यों ला रहा है, इसके अमेंडमेंट्स के मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, ये एवेल्युएट ही नहीं की जाती, ये एवेल्युएट की नहीं जाती, बस पार्टी लॉयल्टी है। Opposing or criticizing other parties without considering their merits, जो दूसरे बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन 18th अमेंडमेंट ऐसी है, 18th अमेंडमेंट ऐसी है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की विश पे नहीं आई। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये ऐसी अमेंडमेंट है जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो है वो नहीं दी। पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जितनी भी, उन्होंने इसको फेवर किया। खुद मियां साहब ने, हालांकि 2010 में तो पीपीपी की गवर्नमेंट थी, जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी, लेकिन मियां साहब ने भी वोट दिया कि ठीक है, क्योंकि वो खुद डसे हुए थे, मुशर्रफ साहब से डसे हुए थे। मार्शल लॉ में आर्टिकल 58(2) भी मार्शल लॉ लग गया, क्योंकि चाहते थे कि मिलिट्री डिक्टेटर्स ना आए,
ठीक है, आर्टिकल 58(2)B को ही खत्म करो। प्रोविंस, क्योंकि पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट थी। अब पंजाब में 2010 में शहबाज शरीफ साहब सीएम थे, वो चाहते थे कि पंजाब में पावर ज्यादा आए। दैट इज वाई उन्होंने कहा कि ठीक है 18th अमेंडमेंट गुड है, पास करो उसको, सही है। तो इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान में जो कोलिशन पॉलिटिक्स होती है ना फेडरल लेवल पे, वो भी आपकी रीशेप होती है। कोलिशन पॉलिटिक्स भी रीशेप होती है, ठीक है। समझ आया? या नहीं समझ आया? बुजुर्गो, 18th अमेंडमेंट से, जैसे कि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान में सेंट्रलाइजेशन थी। सेंट्रलाइजेशन जिसे आप क्या क्या कहते हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पावर था, फेडरल गवर्नमेंट पावर थी, ठीक है। तो जो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसीज थी फेडरल गवर्नमेंट की, वो भी कम हो जाती हैं। पावर डिवॉल्व हुआ, प्रोविंसेस को पावर मिला, इससे डेमोक्रेसी भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग होती है। आल्सो 18th अमेंडमेंट की वजह से मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को रीजनल और स्मॉल पार्टीज इनके साथ कोलिशन फॉर्म करनी पड़ी। मीनिंग मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को स्मॉल पार्टीज को अकोमोडेट करना पड़ा, ताकि वो लेफ्ट आउट ना हो जाए। जैसे 2008 से लेके 2013 पीपी की गवर्नमेंट आई, तो वो कोलिशन गवर्नमेंट थी जो कि रिलाई कर रही थी एएनपी पे, एमक्यूएम पे, मौलाना साहब पे, मौलाना फजल रहमान पे। मौलाना साहब ऐसे जो है ना, ऐसे पॉलिटिशियन है जो सारी गवर्नमेंट्स में रहे हैं, सवाए इसके प्रेजेंट गवर्नमेंट के अलावा बाकी उन्होंने सारी गवर्नमेंट्स एंजॉय की हैं। 2008 से लेके 2013, फिर मियां साहब, दोनों मतलब 10 साल तो वो पावर में रहे हैं, ठीक है। 2018 तक पावर में रहे हैं वो, क्योंकि उसको कमेंडेट करना था। क्योंकि पाकिस्तान में सिंपल मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीतती, मेजॉरिटी से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीतती। अब इसी बात है, फिर कोलिशन गवर्नमेंट आती है, दो पॉलिटिकल पार्टीज मिलके फिर गवर्नमेंट बनाती हैं। 18th अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि कंसेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स हो, ठीक है, कंसेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स हो। ये चीज रेप्लिकेट कभी हुई नहीं, वैसे कभी हुई नहीं, कंसेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स। कंसेंसस तो दूर की बात है, वो तो छोड़ दो आप। उल्टा कोलिशन गवर्नमेंट जो है, उससे इश्यूज क्रिएट हो गए ज्यादा। पाकिस्तान में कंसिलिएटरी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई, कंसिलिएटरी। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं, आपको बेटर समझ आएगा। कौन है क्लास में? फॉर एग्जाम्पल अलिशबा, आप प्राइम मिनिस्टर बनती हैं पाकिस्तान की, चलें, ठीक है। अब आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, आपने अमरीना और अनम को भी अकोमोडेट किया है, मतलब इनकी भी पार्टीज हैं, कोलिशन बनाई, आप पीएम बन गई, ठीक है। अब इन दो पॉलिटिकल पार्टीज को आपने, सीधी बात है, मिनिस्ट्रीज भी देनी होगी, अपनी कैबिनेट में भी इनके मेंबर्स को इंक्लूड करना होगा, अदरवाइज वो सपोर्ट क्यों करेंगे आपको?
हाँ जी, आपको सपोर्ट तो नहीं करेंगे ना, कुछ देना ही होगा ना आपने, मिनिस्ट्रीज देंगी, मिनिस्ट्रीज भी दे दी। उसके बाद ये अपनी मिनिस्ट्रीज में करप्शन करते हैं, नेपोटिज्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप इनको कुछ नहीं कर सकती। अगर कुछ करेंगी ये सपोर्ट वापस ले लेंगे, ये अपनी सपोर्ट वापस ले लेंगे। उससे क्या होगा, आपकी गवर्नमेंट ही गिर जाएगी, मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी, आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। आई बात समझ में? दिस इज वन ऑफ द मेनी काजेज ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेनी काजेज ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान। जो प्राइम मिनिस्टर है फिर वो कुछ नहीं कर सकता, उसको फिर प्रोटेक्ट करना होगा अपने कोलिशन पार्टनर्स को, उनके नखरे बर्दाश्त करने होंगे, अदरवाइज वो सपोर्ट वापस ले लेंगे। उसके बाद है रीबैलेंसिंग सेंटर प्रोविंस पॉलिटिक्स। हिस्टोरिकली पाकिस्तान पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैज बीन डोमिनेटेड बाय द स्ट्रॉन्ग सेंटर, जिससे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मार्जिनलाइज हो रही थी। लाइक सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान देखें, ईस्ट पाकिस्तान क्यों हमसे अलग हुआ, वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहते थे। ये जो 6 पॉइंट्स ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, कल पढ़ेंगे इसके बारे में, 6 पॉइंट्स, ये सारे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे थे। इस सेंट्रलाइजेशन की वजह से ही तो सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के सीड्स तो हुए, या इसी सेंट्रलाइजेशन की वजह से जो स्मॉल प्रोविंसेस हैं लाइक केपी या बलूचिस्तान, अब बलूचिस्तान बाय एरिया स्मॉल नहीं है, बाय पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। किसका कैमरा ऑन है वो बंद कर दे, जिसका भी कैमरा ऑन है बंद कर दे। ओके, तो इस सेंट्रलाइजेशन से जो स्मॉल प्रोविंसेस थे वो लेफ्ट आउट फेल कर रहे थे, या उनकी ग्रीवियंसेस जो है ना वो बढ़ रही थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ, कि फेडरल गवर्नमेंट उन्हें एक्सप्लॉइट कर रही है। ठीक है, इस फेडरल गवर्नमेंट उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है। इन स्मॉल प्रोविंसेस की पॉलिटिकल एक्सक्लूजन भी हो रही थी, उनको पॉलिटिक्स में, नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन इतनी नहीं थी उनकी। 18th अमेंडमेंट ने इस ये जो ग्रीवेंसेस है ना इसको एड्रेस किया है बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, जिससे सेंटर प्रोविंस रिलेशंस भी रीबैलेंस हुए। इस डायरेक्शन में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप था वो था कंकरेंट लिस्ट को खत्म करना, जिसमें 17 मिनिस्ट्रीज ये फेडरल गवर्नमेंट से वापस लेके प्रोविंसेस को दी गई। अब प्रोविंसेस की मर्जी है कि वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाए, एजुकेशन पे, हेल्थ पे। ठीक है, 17 मिनिस्ट्रीज फेडरल गवर्नमेंट से लेके प्रोविंसेस को दी। अब प्रोविंसेस की मर्जी है कि वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग लॉज बनाए, उस पर पॉलिसीज बनाए, एजुकेशन पॉलिसी बनाए, हेल्थ पॉलिसी बनाए। ठीक है, फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस को भी रिस्ट्रक्चर किया गया था, कि जो फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में, उसको भी रिस्ट्रक्चर किया गया था in order to ensure financial autonomy of the provinces. 7th NFC अवार्ड, ये आता हूं मैं इस पे। 7th NFC अवार्ड में प्रोविंसेस का जो शेयर था वो था 47.5%। ठीक है, जो कि इंक्रीज किया गया 57.5% टोटल रेवेन्यू से। मतलब उससे पहले
47.5% शेयर था प्रोविंसेस का, नेशनल रेवेन्यू, जितना भी नेशनल रेवेन्यू है, लेकिन वो बाद में इंक्रीज किया गया 57.5%। ये 57.5% ये प्रोविंसेस का शेयर है, प्रोविंसेस का शेयर है। ठीक है, लेकिन यहां इशू आता है, यहां एक इशू आता है, जो प्रोविंसेस को पैसे दिए जा रहे हैं ना इतनी, जहां से एक इशू आता है। प्रोविंसेस का शेयर इंक्रीज तो हुआ, ठीक है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट भी वीक हो गई, फेडरल गवर्नमेंट भी वीक हो गई। अब फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास जो शेयर है कितना है, माइनस करो 57.5%, बाकी फेडरल गवर्नमेंट के पास कितना शेयर बचा, फेडरल गवर्नमेंट के पास कितना शेयर बचा, अब कोई 42.5%, तो 42.5%, इतना ही बचा ना शेयर फेडरल गवर्नमेंट के पास। टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू है उसमें 57.5% प्रोविंसेस के पास गया, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास 42.5% शेयर बचा। अब फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि मुझे इस शेयर में डिफेंस को भी देखना है, आईएमएफ को लोन भी वापस करना है, फेडरल एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज भी देखनी है, पेंशन भी देखनी है, मीनिंग फेडरल गवर्नमेंट इज नाउ गरीब, गरीब है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट इज नाउ गरीब, कहती है मुझे डिफेंस भी देखनी है, आईएमएफ के लोन्स पे वापस करने हैं, फेडरल एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज हैं, पेंशन्स हैं, वो भी देखनी है, इस 42.5% से मैं क्या करूं। ओके, अब आते हैं स्ट्रक्चरल फ्लॉज। फायदे तो मैंने बता दिए कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हुई, पावर डिवॉल्व हुआ, पार्लियामेंट सुप्रीम बन गई। स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं इसमें कुछ। सबसे पहले जो फ्लॉ है वो है अभी जो मैंने बताया आपको फेडरल गवर्नमेंट का, कि फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी वीक हो गई है, फाइनेंशियली वीक है अब, ठीक है, फाइनेंशियली वीक है अब वो, हमने अपने सेंटर को बैलेंस नहीं किया, उसको फाइनेंशियली वीक कर दिया, बैलेंस नहीं किया है हमने, फाइनेंशियली वीक किया है। सेकंड जो स्ट्रक्चरल फ्लॉ है 18th अमेंडमेंट का, कि क्लाइमेट जैसे सब्जेक्ट को हमने प्रोविंसेस को दे दिया, जबकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये आती है फेडरल गवर्नमेंट के पास, एफजी, फेडरल गवर्नमेंट। आप बताओ मुझे, प्रोविंसेस के पास इतनी कैपेसिटी है कि क्लाइमेट जैसे इशू को टैकल कर सकें, जबकि दुनिया में इस पे कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, क्लाइमेट पे स्टेट्स कोऑपरेट कर रही हैं, क्या प्रोविंस के पास इतनी कैपेसिटी है, इफिशिएंसी है कि क्लाइमेट जैसे सब्जेक्ट को, जिसमें फ्लड्स, ड्रॉट, सब चीजें आ जाती हैं, हीट वेव्स, उसको टैकल करे, पॉलिसीज बनाए, इफेक्टिव पॉलिसीज, ताकि क्लाइमेट को टैकल कर सकें। बताओ मुझे, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, बलूचिस्तान गवर्नमेंट हो, केपी गवर्नमेंट हो या पंजाब गवर्नमेंट हो, क्या इनके पास इतनी कैपेसिटी है? ऑब्वियस बातें नहीं है ना। सेकंड जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज है आपका, हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी पे, और ये मैं खुद नहीं कह रहा, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी कमेंट्स में ये काफी बार कहा है कि 18th अमेंडमेंट को रिविजिट करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए, बार बार कहा है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को 18th अमेंडमेंट को रिविजिट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशन, प्रोविंसेस के पास है। अब बताओ इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है? सिंध का सिलेबस अलग है, पंजाब का सिलेबस अलग है,
केपी का सिलेबस अलग है, बलूचिस्तान का सिलेबस अलग है। मतलब एक मुल्क में डिफरेंट सिलेबस चल रहे हैं। जबकि आपको पता है कि प्राइमरी से लेके 12th क्लास तक ये एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक इंसान को शेप देती है। रिजल्टेंटली आप देखिए सिलेबस अलग है, डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, हर प्रोविंस में अपना अपना। एक कोहेरेंट सिलेबस ही नहीं है या कोहेरेंट एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान में। वाई? क्योंकि प्रोविंसेस का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हेल्थ। हेल्थ, आपने हेल्थ दे दिया प्रोविंसेस को, चलो भाई कोविड आया, कोविड आया, सारे प्रोविंसेस परेशान, क्या करें? क्योंकि हेल्थ तो इसके पास है, प्रोविंसेस के पास है। और आपने देखा होगा उस टाइम पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो सिंध में जो है वो लॉकडाउन नहीं था, टोटल लॉकडाउन था। पंजाब में पार्शल लॉकडाउन, केपी में पार्शल लॉकडाउन। अभी भी आप देखें हेल्थ में तो हॉस्पिटल्स देखें, पंजाब की हॉस्पिटल, सिंध की हॉस्पिटल देखें, या आप हेल्थ सिस्टम केपी का देखें या बलूचिस्तान का हेल्थ सिस्टम देखें, मुख्तलिफ है। ठीक है, चेंज है, हेल्थ पॉलिसी ही चेंज है, तो आपकी हेल्थ सिस्टम भी डिफरेंट है। इसी का इम्पेक्ट ये भी आया कि पाकिस्तान में कोलिशन पॉलिटिक्स आ गई, या कंसिलेटरी पॉलिटिक्स ने बर्थ ली। कंसिलेटरी कि भाई अपने जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, इत्तेहादी जिसे आप कहते हो, इत्तेहादी हैं हमारे, उनको आपने अपीज करना है, उनको आपने अपीज करना है। बेशक वो करप्शन करें, नेपोटिज्म करें, कुछ भी करें, आप उनको कुछ भी नहीं कह सकते। सो दीज आर द स्ट्रक्चरल फ्लॉज ऑफ 18th अमेंडमेंट। समझ आया आपको? जल्दी बताओ मुझे, समझ आया? क्या नहीं समझ आया बताओ मुझे, किसको नहीं समझ आया, कौन सी बात नहीं समझ आई? सारे बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ओके, अब आते हैं फिस्कल फेडरलिज्म इन पाकिस्तान, अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ 7th एनएफसी अवार्ड। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ 7th एनएफसी अवार्ड। फिस्कल फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? व्हाट डू मीन बाय फिस्कल फेडरलिज्म? फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेस अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। अब ये फेडरेटिंग यूनिट्स का क्या मतलब है, जिसको आप प्रोविंसेस भी कहते हो? प्रोविंसेस आर दी फेडरेटिंग यूनिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स ऑफ स्टेट, जिसको आप प्रोविंसेस भी कहते हो। फेडरल सिस्टम की जो बेसिस है ना, बेसिस, ठीक है, जस्ट अ मिनट। जी, जो फेडरल सिस्टम है ना, फेडरल सिस्टम, उसकी बेसिस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, फेडरल सिस्टम की बेसिस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है।
ओके। और कॉन्स्टिट्यूशन से ही सेंटर और प्रोविंसेस अपने पावर्स ड्रॉ करते हैं। इदारे भी कॉन्स्टिट्यूशन से अपने पावर्स ड्रॉ करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा होता है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास कौन से पावर्स होंगे, प्रोविंसेस के पास या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कौन से पावर्स होंगे। तो फेडरल सिस्टम इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन से टीयर्स हैं जिसको आप 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट कहते हो? एक है फेडरल, एक है प्रोविंशियल, एक है आपकी लोकल गवर्नमेंट। इसी फेडरल सिस्टम में सेंटर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के आपस में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस भी होते हैं और फाइनेंशियल रिलेशंस भी होते हैं। इसी फेडरल सिस्टम में सेंटर मतलब फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के आपस में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस भी होते हैं, प्रोविंशियल फाइनेंशियल रिलेशंस भी होते हैं, और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी भी इंश्योर की जाती है। इस सच पॉलिटी में व्हाट डू मीन बाय पॉलिटी? पॉलिटी का क्या मतलब है? ये जो वर्ड है पॉलिटी, पॉलिटी का मतलब है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान पॉलिटी, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं या जो प्रोविंसेस हैं, वो फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल पावर्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ करते हैं। इस पॉलिटिकल सिस्टम में प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने पॉलिटिकल या फाइनेंशियल पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ करते हैं। पंजाब गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल पावर्स 1973 कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करते हैं। अगर हम फिस्कल फेडरलिज्म की बात करें, फिस्कल फेडरलिज्म की, अगर हम फिस्कल फेडरलिज्म की बात करें तो हर स्टेट ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है, एक सिस्टम बनाया हुआ है कि किस तरह से फाइनेंशियल रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर होने हैं अमंग द प्रोविंसेस एंड फेडरल गवर्नमेंट। सो स्टेट ने कुछ मैकेनिज्म बनाया होता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है किसी मैकेनिज्म में तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, उसको हम कहते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड्स। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जिसके थ्रू टैक्सेस और अदर रिसोर्सेज ऑफ इनकम, ठीक है, कलेक्ट होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन? बताओ। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बताता हूं मैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लास है आज का, इसकी रिकॉर्डिंग सुनना आपने। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो फेडरल गवर्नमेंट के पास टैक्सेस कलेक्ट होती हैं फिर वो प्रोविंसेस को देती हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो फेडरल गवर्नमेंट ने दिए हैं वो प्रोविंसेस आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह से समझाता हूं। ये समझो फादर है, ये इसके 4 बेटे, 1 2 3 4, या इस तरह समझो ये फेडरल गवर्नमेंट है, ये प्रोविंसेस हैं 4। तो जो फेडरल गवर्नमेंट से पैसे प्रोविंसेस को यहां तक आए
इसको हम कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। टैक्सेस कौन कलेक्ट करता है? फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो ये जो पैसा प्रोविंसेस के पास आया, इसको हम कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो पैसा आपस में प्रोविंसेस में डिवाइड होगा, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ आई कि टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, वो टैक्सेस, वो पैसा प्रोविंसेस को देती है, उनका शेयर, जिसको आप कहते हो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो जो पैसा है, मतलब 57.5% जो शेयर है जो प्रोविंसेस में डिवाइड होगा, उसको आप कहते हो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोविंसेस को फेडरल गवर्नमेंट से पैसा मिलता है और प्रोविंसेस खुद भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। समझ आई ये बात? नहीं, बात समझ आई नहीं? जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी बताओ मुझे। सो फिस्कल फेडरलिज्म इन पाकिस्तान, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड ही वो अरेंजमेंट है या स्कीम है जिसके थ्रू फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के बीच में, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के बीच में। जो एनएफसी बना हुआ है ना, वो आर्टिकल 160 की बेसिस पे बना हुआ है और आर्टिकल 160 में ही डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया दी गई है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज किस तरह और किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस। और आर्टिकल 160 ये भी कहता है कि हर 5 साल बाद, हर 5 साल में गवर्नमेंट will constitute NFC award to ensure the collection and transfer of revenues to the provinces. To ensure the collection and transfer of revenues to the provinces. इंडिपेंडेंस से पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन होती थी वो होती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बेसिस पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बेसिस पे। और इसको कहा जाता था न्यामीर अवार्ड, समथिंग, NIEMEYER अवार्ड। सो इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान ने ये स्कीम अडॉप्ट की 1947 में, लेकिन इस अवार्ड को फिर रिप्लेस किया गया विथ NFC अवार्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। जब से 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ है, तब से लेकर आज तक 7 NFC अवार्ड आ चुके हैं। मीनिंग 1973 से लेके अब तक कोई 7 NFC अवार्ड हुए हैं, जिसमें जो सबसे पहला NFC अवार्ड था वो जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया था 1974 में, फिर आया 1979 में, फिर आया 1985 में, फिर आया 1991 में, फिर आया 1997 में और फिर आया 2010 में। ठीक है, जो 7th एंड लास्ट NFC अवार्ड है वो अपनी नेचर में यूनिक है, अपनी नेचर में यूनिक है। ओके, बिकॉज 7th NFC अवार्ड से पहले जो 6 NFC अवार्ड आए, उसमें रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की क्राइटेरिया जो क्राइटेरिया थी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की, वो जस्ट पॉपुलेशन की बेसिस पे रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते थे। मतलब पॉपुलेशन फैक्टर ही देखा गया था 6 NFC अवार्ड में कि जिस प्रोविंस की पॉपुलेशन ज्यादा है उसको ज्यादा शेयर। पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा थी, पंजाब को ज्यादा शेयर मिल रहा था, सिर्फ पॉपुलेशन देखा जाता था। लेकिन 7th NFC अवार्ड में जस्ट पॉपुलेशन फैक्टर ही नहीं देखा गया,
मतलब सिर्फ पॉपुलेशन की बेसिस पे ही रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। सेवेंथ एनएफसी अवार्ड में दूसरे फैक्टर्स भी देखे गए, जैसे पावर्टी, कि किन एरियाज में पावर्टी ज्यादा है, डिप्रिवेशन कितनी है, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी को भी देखा गया, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? व्हाट इज इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी? किसी को पता है? इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी पता है? व्हाट इज इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी? बताओ मुझे, किसी को पता है? जल्दी बताओ। नहीं पता? अब इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी को समझने से पहले आपको पॉपुलेशन डेंसिटी समझना होगा। व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कि कितने लोग एक सर्टेन एरिया में रह रहे हैं, हाउ मेनी पीपल लिविंग इन अ सर्टेन एरिया। इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि हाउ मच लैंड एरिया इज अवेलेबल फॉर पर पर्सन, कि एक बंदे के लिए लैंड एरिया कितनी है। पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कि कितने लोग एक सर्टेन एरिया में रह रहे हैं। इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी कि हाउ मच लैंड एरिया इज अवेलेबल फॉर पर पर्सन, कि एक बंदे के लिए लैंड एरिया कितनी है। अगर इसको और आसान हम करते हैं तो इसको समझने के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी को समझना होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या कहती है कि कितनी क्राउडेड है एरिया, कितनी क्राउडेड है वो जगह, कितनी क्राउडेड है। इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी क्या कहती है कि एक बंदे के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है। अब देखो, एक सिटी है, उसके अंदर एक स्मॉल सी एरिया में काफी लोग रह रहे होंगे, ऐसा ही है ना। कराची की आप फॉर एग्जांपल DH उठा के देखें, या गुलिस्तान जौहर उठा के देखें, या लाहौर में आप मॉडल टाउन उठा के देखें, जौहर टाउन उठा के देखें, तो उसमें देखें कितने लोग रह रहे होंगे। ठीक है, एक सिटी है, उसके अंदर एक स्मॉल एरिया है, उसमें काफी लोग रह रहे होंगे, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है तो इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी लो होगी। अगर एक विलेज है, उसके अंदर कम लोग रह रहे हैं, लेकिन एरिया एरिया बहुत ज्यादा है, तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, एक विलेज है, गांव है, अब गांव की जमीन ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी कम है, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि एरिया ज्यादा अवेलेबल है। आई बात समझ? अब बात समझ आई? सारे बताओ मुझे, अब समझ आया? जल्दी जल्दी बताओ। अब सेवेंथ एनएफसी अवार्ड को देखते हैं। यह आपका 1975 एनएफसी अवार्ड, 1991, 97, 2006, 2009 या 2010, 2010 होगा। ये जितने भी एनएफसी अवार्ड देखें, यहां देखें, यहां देखें, यहां देखें, यहां देखें, सिर्फ एक ही चीज को देखा गया है, जस्ट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की बेसिस पे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। ये जो सेवेंथ एनएफसी अवार्ड है, इसमें पॉपुलेशन को सिर्फ 82% देखा गया है, पावर्टी को 10.3% देखा गया है, रेवेन्यू किस एरिया से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है 5% देखा गया है,
इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी को 2.7% देखा गया है। मतलब 7th एनएफसी अवार्ड में पॉपुलेशन को कम किया गया है, पॉपुलेशन को 18% कम किया गया है। बाकी सारे फैक्टर्स भी देखे गए, क्योंकि बलूचिस्तान और सिंध जो है या केपी जो है ये मार्जिनलाइज फील ना करें, खास करके बलूचिस्तान, उसको कम शेयर ना जाए। आया समझ एनएफसी अवार्ड आपको कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, एनएफसी अवार्ड है क्या? आया समझ बुजुर्गों? जल्दी बताओ, समझ आया? The recording has stopped. जितने भी क्लास में हैं